तो आइए बच्चों, आज हम बात करते हैं, जैसा कि हमने कल पढ़ा था, मृदा उर्वरता और उत्पादकता में अंतर। आज हम बात करते हैं मृदा अपरदन की। मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा अपरदन की यदि बात करें, जैसा कि आप सबको पता है कि अपरदन का मतलब क्षरण या कटाव होता है, तो मृदा का कटाव ही मृदा अपरदन कहलाता है। अब होता कैसे, इसके देखिए कि भौतिक रूप से, भौतिक का मतलब बाह्य रूप से, यानी बाह्य प्राकृतिक कारकों के द्वारा भौतिक रूप से मिट्टी के कणों का, यानी मिट्टी जो एक जगह व्यवस्थित होती है, उन मिट्टी के कणों का अपने स्थान से हटने की जो क्रिया है उसको हम क्या कहेंगे? मृदा अपरदन कहते हैं। क्योंकि मिट्टी में जहां तक बाह्य कोई भी कारक भाग नहीं लेगा, वहां तक मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना तय नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पीछे भौतिक कारक होते हैं जो मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं। तो ये हो गया कि भौतिक रूप से मिट्टी के कणों का अपने स्थान से हटने की जो क्रिया है उसको मृदा अपरदन या मृदा कटाव या मृदा क्षरण हम कहते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा की यदि बात करते हैं, मृदा का पृथक्करण। पृथक्करण मतलब अपने आप से अलग होना, यानी अपने मूल स्थान से अलग होकर दूसरे स्थान पर चले जाना मृदा क्षरण कहलाता है। या फिर उसका परिवहन, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका चला जाना भी मृदा अपरदन या मृदा क्षरण कहलाता है। तो ये हमारे मृदा क्षरण की परिभाषा की मृदा क्षरण क्या है। दोबारा फिर हम रिवाइज करते हैं कि भौतिक रूप से मिट्टी के कणों का अपने स्थान से हटने की क्रिया को मृदा अपरदन या मृदा कटाव या मृदा क्षरण कहते हैं। या फिर मृदा का अपने स्थान से पृथक्कित होना या पृथक्करण होना या परिवहन होना भी मृदा अपरदन कहलाता है। तो ये तो कि मृदा क्षरण या मृदा अपरदन या मृदा कटाव की परिभाषा। अब मृदा क्षरण कितने प्रकार का होता है? मृदा क्षरण होता है हमारे दो प्रकार का, यानी कि पहला प्रकार है प्राकृतिक क्षरण और दूसरा प्रकार है हमारा त्वरित क्षरण। प्राकृतिक क्षरण की बात करें, प्राकृतिक क्षरण होता क्या है कि वनस्पति से ढकी हुई मृदा प्राकृतिक रूप से जल द्वारा धीरे धीरे लगातार होने वाले क्षरण को, यानी वनस्पति से ढकी हुई मृदा जो धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से जल द्वारा इसका जो क्षरण होता है उसको हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक क्षरण कहते हैं। यानी प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरल, जो वनस्पति से ढकी हुई मृदा है, लंबे समय तक ढकी हुई है, धीरे धीरे पानी की बौछार उसके ऊपर गिरती है, बारिश होती है, तो धीरे धीरे जो जल के द्वारा जो क्षरण होता है उसको हम प्राकृतिक क्षरण कहते हैं। और यह अपरदन मृदा निर्माण, मृदा विनाश की क्रियाओं में सदैव साम्य अवस्था बनाए रखता है। ना तो ये ज्यादा नष्ट होता है और ना ही कम, यानी धीमी गति से क्षरण धीरे धीरे लंबे समय तक, कई वर्षों तक चलता रहता है। इससे कोई विशेष हानि नहीं होती है, और परंतु इस क्षरण का मनुष्य, अगर इसकी हम बात करें प्राकृतिक क्षरण को, तो इस क्षरण को मनुष्य द्वारा बिल्कुल भी नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ये प्राकृतिक है, इसमें मानव किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और इसमें मृदा अपरदन की जो दर है अत्यधिक कम होती है, क्योंकि ऑलरेडी ये मृदा वनस्पति से ढकी रहती है, इसलिए इसकी मृदा अपरदन की दर बहुत ही धीमी होती है। तो ये हो गया हमारा प्राकृतिक क्षरण, यानी प्राकृतिक रूप से वृक्षों द्वारा, पेड़ पौधों द्वारा ढकी हुई मृदा का वर्षा के जल के द्वारा धीमी गति से होने वाला, धीमी गति यानी धीरे धीरे होने वाला क्षरण प्राकृतिक क्षरण कहलाता है। इससे ना तो ज्यादा विनाश होता है और ना ही इसमें मृदा निर्माण की प्रक्रिया ज्यादा होती है। तो इसमें साम्य अवस्था में यह बना हुआ रहता है, कि उसको हम प्राकृतिक क्षरण कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं त्वरित क्षरण की। त्वरित का मतलब जैसे आप जानते हो गतिशीलता, यानी कि त्वरित का मतलब बहुत अधिक गति का होना। यह वनस्पति विहीन मृदा के अंदर होता है त्वरित क्षरण, जहां कोई वनस्पति नहीं है, यानी जिस भूमि पर कोई पेड़ पौधे नहीं उगे हुए हैं, वहां पर वर्षा की बूंदों या वर्षा की बौछार के द्वारा ये वायु या जल द्वारा मृदा क्षरण की गति मृदा निर्माण में इसमें क्या होती है? अधिक होती है। अर्थात मृदा का वनस्पति विहीन होना निम्न कारणों से हो सकता है, जैसे पशुओं को चराने से, यहाँ तक कि बार बार जुताई करने से, या इसके बाद वनस्पति विहीन होने से ये त्वरित क्षरण हो सकता है, क्योंकि जहाँ पेड़ पौधे नहीं होती है वहां पर तीव्र गति से, खाली भूमि या बंजर भूमि पर जब वर्षा तीव्र गति से होती है तो वह मृदा कट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो ऐसी वनस्पति विहीन मृदाओं के अंदर क्या होता है? त्वरित क्षरण होता है, तीव्र यानी कि अधिक तीव्रता से होने वाला क्षरण त्वरित क्षरण कहलाता है।
अतः यह शरण सर्वाधिक नुकसानदायक होता है, परंतु इसमें इस शरण को मानव द्वारा रोका जा सकता है, क्योंकि मानव चाहे तो इस शरण को, क्योंकि जो बंजर पड़ी भूमि है उसमें आसानी से पेड़ पौधे लगा सकता है, पेड़ पौधे लगा करके हम इसको आसानी से रोक सकते हैं। पशुओं को उस स्थान पर चराएं कम, अकाई जुताई एक सामान्य रूप से की जानी चाहिए, ज्यादा अकाई जुताई नहीं करनी चाहिए, और ऐसी मृदाओं को वनस्पति विहीन न करके वहां वनस्पति लगा करके भी इस त्वरित शरण को मानव द्वारा रोका जा सकता है, जबकि इसको मानव द्वारा नहीं रोका जा सकता। तो ये दो प्रकार के शरण आपके होते हैं, एक तो प्राकृतिक शरण और एक होता है त्वरित शरण। अब बात करते हैं मृदा कटाव दो शक्तियों द्वारा होता है, यानी ये तो प्रकार थे आपके मृदा शरण के मृदा शरण दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और त्वरित। गलती मत करना, मृदा शरण के प्रकार में ये आएगा प्राकृतिक और त्वरित। जल और वायु ये तो इसकी शक्तियां हैं, यानी जल और वायु ऐसी दो शक्तियां जिससे मृदा को आसानी से काट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जल द्वारा मृदा शरण की। जल द्वारा मृदा शरण, वायु शरण बाद में पढ़ेंगे, पहले विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे। जल द्वारा मृदा शरण की बात करें तो जल द्वारा मृदा कण बहने की क्रिया, जल द्वारा मृदा कणों के बहने या कटने की क्रिया मृदा शरण कहलाता है। तो जल के द्वारा हो रहा है ये शरण। तो जल जिस जगह पर तीव्रता से बहेगा या तीव्रता से बरसात के रूप में गिरेगा तो वहां मृदा कण छिन्न भिन्न होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इसलिए इस क्रिया को मृदा यानी जल द्वारा मृदा शरण हम इसको कहते हैं। जल द्वारा, अब जल शरण निम्न प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं बोछा या छींटा द्वारा मृदा शरण। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर ज्यादातर जो शरण है हमने देखा है रेल के रूप में या बोछार के रूप में, तो अक्सर आपने देखा होगा तीव्रता से जब बारिश होती है, आवश्यकता से अधिक गहरी बूंदे बड़ी बूंदे जब धरती पर गिरती है तो वहां मृदा कणों को छिन्न भिन्न कर देती है, कण बिखर जाते हैं और बिखरने के बाद वो धीरे धीरे क्या होते हैं अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो वो क्या कहलाएगा? बोछार द्वारा शरण कहलाता है, क्योंकि वहां पर सीधा प्रभाव सीधा मृदा के ऊपर पड़ता है, जिससे बोछार के रूप में मृदा का कटाव होकर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। ये जो शरण वर्षा की बूंदों के आकार के ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, दूसरा है परत या पृष्ठीय शरण। परत या पृष्ठीय शरण से तात्पर्य कि जब बरसात की बूंदे या बरसात की जो बोछार की गहरी या गहनता वाली बूंदे या बोछार जब ऊपर पृष्ठीय क्षेत्र पर गिरती है, समतल भूमि पर गिरती है, तो वह जो जिसमें पोषक तत्व होते हैं वो परत पानी के साथ बह करके निचले ढालों वाले क्षेत्रों में चली जाती है, जिससे ये ऊपरी पोषक तत्व युक्त जो मृदा होती है, जो परत होती है, वो बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो ये परत या पृष्ठीय शरण कहलाता है। इसमें काफी उपजाऊ मृदा होती है, वो उपजाऊ मृदा क्या होती है एक स्थान से बहकर खेत के दूसरे हिस्से में चली जाती है, जिससे इससे काफी हानि होती है, फसल उत्पादन में कमी आ जाती है। इसके बाद हम बात करें रील या जिसको हम कहेंगे नाली शरण। तीसरा प्रकार है जल शरण का प्रकार में तीसरा। अब रील या नाली शरण क्या होता है? परत शरण का ही दूसरा प्रकार है। कुछ भी अंतर नहीं है, अंतर इतना है कि इसमें पानी, इस शरण में क्या होता है खेत समतल होता है परंतु थोड़ा सा ढाल युक्त होता है। उस ढाल वाले भाग में क्या होता है जब बारिश होती है तो बारिश की जो तीव्रता है, जो बहाव है उस क्षेत्र की ओर अधिक होता है जिधर ढाल होती है खेत की। तो उस ढाल में क्या होती है छोटी छोटी नालियां बन जाती है और उसमें खड्डे पड़ जाते हैं, नालियां बन जाती है, जिससे कि उसको रील या नाली शरण हम कहते हैं। इस शरण को मानव द्वारा इकाई जुताई करके वापस नालियों को समतल किया जा सकता है आसानी से। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु इसमें मृदा का कटाव होता है, जो एक हिस्से की मृदा है खेत के दूसरे हिस्से की ओर ढाल वाले क्षेत्र की ओर चली जाती है, तो इसको हम रील शरण कहते हैं। इसके बाद चौथा शरण जो है अवनालिका शरण। रील शरण का ही बड़ा रूप है, अंतर कुछ भी नहीं है, वही खेत के अंदर एक प्रक्रिया होगी। अवनालिका वही खेत है, ढाल वाले क्षेत्र में कुछ नहीं है, अंतर इतना है कि जो नाली थी यहाँ पर जो छोटा रूप था नाली का, यहाँ क्या होता है नाली का रूप बड़ा हो जाता है। इसमें पृष्ठीय मृदा बह करके पोषक तत्व युक्त मृदा निचले से खेत के निचले हिस्से में चली जाती है
और इसमें क्या होता है, इसी नाली का जो रूप था वो बड़ा हो जाता है और गहरा हो जाता है, अर्थात इसमें अधो मृदा यानी नीचे की मृदा भी क्या होती है, अनालिका शरण के रूप में बह करके उस खेत के निचले वाले हिस्से में चली जाती है, तो इसको अनालिका शरण हम कहते हैं। तो इसमें तो बौछार की द्वारा शरण हुआ, इसमें पृष्ठ यानी ऊपरी परत पोषक तत्व युक्त मृदा का शरण हुआ, इसमें रील शरण हुआ यानी छोटी छोटी नालियां बन जाती है, खेत जिधर से ढाल होती है खेत की उस क्षेत्र में छोटी छोटी नालियां बन जाती है, परंतु इसको पुनः वापस अकाई जुताई करके समतल किया जा सकता है। परंतु ये इसी का बड़ा रूप है, इसमें नालियां गहरी हो जाती है, इसमें ऊपरी मृदा के साथ साथ अधो मृदा यानी नीचे की मृदा भी बह करके दूरस्थ स्थान पर चली जाती है, तो इसको हम कहेंगे अनालिका शरण। तो ये हो गए जल द्वारा शरण के प्रकार चारों, इस प्रकार से संपन्न। अब हम बात करते हैं जल द्वारा मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले कारक की। सबसे पहले हम बात करें जलवायु। जलवायु हमारे मृदा शरण को किस प्रकार से प्रभावित करती है, तो यहाँ पे देखिए वर्षा की गहनता या फिर उसकी अवधि, यानी कि वर्षा जितनी अधिक होगी और जितने लंबे समय अवधि तक होगी उसके कारण क्या होगा, मृदा शरण उतना ही अधिक होगा, क्योंकि बारिश की तीव्रता और उसकी सघनता दोनों ही क्या करती है, मृदा अपरदन को प्रभावित करती है। जहां पर वर्षा की सघनता तो होती है अधिक, कम और समय होता है अधिक, तो वहां पर मृदा शरण बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वहां पर क्या हो गया, समय लंबा है परंतु गहनता उसकी कम, यानी कि बारीक बारीक बूंदों के रूप में पानी धरती पर गिरता है, तो उससे शरण नहीं होता। परंतु उस कंडीशन में शरण जब होगा, वो प्रभावित जब होगा जब यहाँ पर क्या होता है, सघनता भी अधिक हो और समय भी अधिक हो, तो उस कंडीशन में ये वर्षा क्या होती है, जल द्वारा मृदा अपरदन को प्रभावित करती है। दूसरी बात करें स्थलाकृति। स्थलाकृति का मतलब आपको पता है कि ढलान वाली जगह पर मृदा अपरदन अधिक होता है, क्योंकि पानी बहने की गति ढाल वाले क्षेत्र की ओर क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए स्थल की आकृति यदि समतल है तो वहां मृदा अपरदन कम होगा, अगर स्थल की आकृति खेत की आकृति ढाल युक्त है तो वहां मृदा अपरदन अधिक होगा, और अगर वो समतल है तो फिर वहां पे अपरदन कम होगा। तो स्थल की आकृति भी मृदा जल द्वारा मृदा अपरदन को प्रभावित करती है। प्रभावित कैसे करेगी, अगर ढाल अधिक होगा तो जल द्वारा शरण अधिक होगा, अगर समतल होगी तो बहुत कम शरण हो पाएगा। तीसरा मृदा का गुण। मृदा के अंदर दो गुण होते हैं, एक तो होती है बलुई मृदा और एक होती है मटियारे चिकनी क्ले मृदा। अगर मृदा बलुई है तो उसके कण क्या होते हैं, दूर दूर, तो वर्षा की बूंदों के साथ ये कण क्या होते हैं, एक स्थान से बह करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जबकि अगर मृदा मटियार होती है तो मटियार मृदा के कण पास सघन होने के कारण क्या होते हैं, इसका कटाव बहुत कम होता है, तो मृदा गुण भी इसको प्रभावित। तो जिन क्षेत्रों की मृदाएं बलुई है वहां मृदा कटाव अधिक होगा जल के द्वारा, और जिन क्षेत्रों की मृदाएं मटियार या चिकनी है तो उन क्षेत्रों का मृदा कटाव बहुत ही कम होगा जल के द्वारा। तो ये मृदा गुण भी आपके जल द्वारा मृदा अपरदन को प्रभावित करता है। इसके बाद हम बात करें वनस्पति का प्रभाव। जैसा कि आपको पता है कि जिन क्षेत्रों में वनस्पति युक्त भूमि होती है वहां मृदा कटाव जल द्वारा बहुत कम होता है, और जिन क्षेत्रों में वनस्पति विहीन मृदाएं होती है वहां मृदा का कटाव जल द्वारा अधिक होता है। क्यों, क्योंकि वो क्या होती है, कुछ पेड़ पौधे, उनकी वृक्षों की पत्तियां, पेड़ क्या करते हैं, वर्षा की बौछार की तीव्रता को कम कर लेते हैं, इसलिए उन क्षेत्रों में मृदा कटाव बहुत ही कम होता है। इसके बाद मानवीय कारक की बात करें तो मानवीय कारक में क्या होता है, जैसे मान लीजिए खेत यूं समतल है और ढाल की दिशा की ओर अगर मानव खेती करता है तो उस कंडीशन में फिर मृदा का कटाव क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए मानव चाहे तो ये जल द्वारा मृदा कटाव को रोक सकता है। कैसे, क्योंकि ढाल के विपरीत दिशा में इस प्रकार से हटाई जुताई करके मृदा कटाव को रोका जा सकता है। इस प्रकार से जल द्वारा मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले कारक में आपके तो जलवायु, जिसका अर्थ होता है कि जिन क्षेत्रों में वर्षा की अवधि अधिक और गहनता अधिक होती है तो वहां पर मृदा कटाव अधिक होता है। जिन क्षेत्रों में अवधि तो अधिक हो परंतु वर्षा की गहनता कम होती है तो उनमें मृदा कटाव कम होता है जल द्वारा। स्थल की आकृति, स्थल अगर की जमीन या भूमि की आकृति ढाल युक्त है तो उसमें मृदा कटाव अधिक होगा, अगर समतल है तो कम होगा।
मृदा गुण की बात करें, अगर बलुई मृदा है तो कटाव अधिक होगा, मटियार मृदा है तो कम होगा। वनस्पति का प्रभाव की बात करें, जिन क्षेत्रों में वनस्पति अधिक होती है वहां मृदा कटाव कम होता है, जिन क्षेत्रों में वनस्पति नहीं होती है वहीं होती है मृदा, उनमें कटाव अधिक होगा। इसके बाद मानवीय कारक, मानव चाहे तो मृदा कटाव को रोक सकता है, चाहे तो बढ़ा सकता है। अगर ढाल की दिशा में अगर वो जुताई करता है तो मृदा कटाव अधिक होगा, और ढाल की विपरीत दिशा में अगर जुताई करता है तो मृदा कटाव कम होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आज हमने पढ़ा मृदा अपरदन की परिभाषा, मृदा क्षरण कितने प्रकार का होता है, जल द्वारा क्षरण के बारे में हमने बात करी, और जल क्षरण निम्न प्रकार का होता है और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमने आज अध्ययन किया। कल हम पढ़ेंगे इसके आगे का टॉपिक कि इसमें जल द्वारा क्षरण को रोकने की विधियां कौन कौन सी, इसके बारे में हम कल बात करते हैं।